अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस वार्ता करी है। क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या उनकी प्रमुख मांगे, उनसे हम बात करते हैं। जी, आज संविधान सम्मान जनहित उद्धार यात्रा जो सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च से 2025 से लखनऊ से शुभारंभ हुआ था, उसके 6वें चरण की यात्रा 15 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। जी, इस यात्रा का मकसद है कि देश में आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार अराजकता की शिकार बन गई है। यहाँ तक कि अधिकारियों का मनमानापन चल रहा है। सरकार के आधे दर्जन मंत्री अधिकारी द्वारा उनकी बात न सुनी जाने का पीड़ा आधे दर्जन मंत्री काबिल रूप से बयां कर चुके हैं। और जहां सरकार अराजकता की शिकार बन गई, वहीं पूरा प्रदेश जंगलराज और गुंडाराज का शिकार बन गया। इसलिए मेरी मांग है इस यात्रा के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी पर बड़े पैमाने पर जो जनजातीय अत्याचार हो रहे हैं, झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, आए गए दिन नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार के शिकार हो रही हैं, तत्काल प्रभावी ढंग से इस पर रोक लगाई जाए और जो भी संबंधित गुंडे माफिया अपराधी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बैलेट पेपर की भी मांग करी है आपने? बैलेट पेपर यही नहीं, आज जब से भाजपा की सरकार बनी है, संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरी तरीके से शून्य प्रभावी कर दिया गया। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी को जो संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है, सब उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। प्रमोशन में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाए। और यहाँ पर जो मानदेय पे काम कर रहे हैं हमारे अल्प वेतनभोगी, जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका, कार्यकर्ती, शिक्षा मित्र और कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके साथ ही साथ अन्य अनुदेशक, अन्य बहुत से ऐसे कर्मी हैं जिनको मानदेय के नाम पर 10,000, 11,000, 12,000 रुपया दिया जाता है। उनको उचित मानदेय की व्यवस्था किया जाए। नौजवानों को जब तक सरकारी नौकरियां नहीं मिल जाती, उनको बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की जाए। आज माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण शून्य है। कोलेजियम के माध्यम से वहां पर जजेस की नियुक्ति होती है, जिसमें बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है। एक वर्ग विशेष के लोगों पर कोलेजियम की कृपा होती है। मनचाहे तरीके से उनको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भेजना जाता है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज का बड़े पैमाने पर प्रभाव होता है, जिससे निष्पक्ष न्यायपालिका काम नहीं कर पा रही है। इसलिए मेरी मांग है कि न्यायिक आयोग का गठन करके उसके माध्यम से न्यायपालिकाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। और आज बड़े पैमाने पर जो स्कूल बंद करने की साजिशें चल रही हैं, सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है। जैसे कि देश में सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, कई रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें LIC जैसी बड़ी संस्था सार्वजनिक निजी हाथों में दे दी गई। आगे भी निजी हाथों में दी जाने की तैयारियां चल रही हैं। इस पर रोक लगाई जाए। अगर एक एक करके सारे सरकारी विभाग निजी हाथों में चले जाएंगे तो नौजवानों को सरकारी नौकरियां एक तो ऐसे भी नहीं मिल रही हैं, पूरी तरीके से शून्य हो जाएगा। और जिससे कि बड़े पैमाने पर जब 100% नौजवान बेरोजगार हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो देश के लिए खतरे की घंटी होगी। एक मंत्री है रामदास अठावले, अभी उनका बयान आया कि देश में जिस तरीके से जातीय राजनीति बदल रही है, जिस तरीके से परेशान करा है, जैसे कि देश में जो जातीय राजनीति बदल रही है, उसके हिसाब से अगर आगे गठबंधन होता है तो मायावती को कमान सौंप देनी चाहिए, ऐसा बयान है। अब अठावले जी
भाजपा सरकार में हैं, वो खुद भाजपा की मेहरबानी पर हैं, तो उनके राय मसले कोई मतलब नहीं है। और भाजपा की कमान किसी को सौंप दी जाए, जब वो आरएसएस से ही संचालित होती है, तो कोई भी जाकर क्या करेगा? जो आज मोदी जी कर रहे हैं वही दूसरा प्रधानमंत्री करेगा, जो योगी जी कर रहे हैं वही दूसरा मुख्यमंत्री करेगा। इसलिए आज भाजपा सरकार स्वयं जाति के आधार पर समाज को बांट रही है, धर्म के नाम पर देश को बांटने का पाप कर रही है। इसलिए जब तक ऐसे सोच के लोग सत्ता में रहेंगे, तब तक देश का भंडार होता रहेगा। सर ये कह रहे हैं कि रायबरेली से पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव को ब्रह्मा बताया गया है, राहुल गांधी को विष्णु बताया गया और महेश अखिलेश यादव को बताया गया कि बड़ा विवाद चल रहा है इस समय, इस पर क्या आपकी राय है? अब किसी भी पोंगापंथी व्यवस्था को मैं नहीं मानता, नहीं देता। और अगर ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे तो उनके लिए लक्ष्मी और पार्वती तथा सरस्वती को भी खोजना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार के बयान बकवास हैं और असल मुद्दे से लोगों को ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार की सिगोटेबाजी समय समय पर लोग करते रहते हैं। ऐसे लोगों से समाज और देश को सावधान रहना। रामभद्राचार्य जी से क्या आपकी नाराजगी है? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मानसिक है, दूसरी मानसिकता के हैं रामभद्राचार्य जी, क्या नाराजगी है? मेरी कोई नाराजगी नहीं। एक प्रश्न आया था कि उन्होंने मनुस्मृति को कहा पहला संविधान था। जी सर। उसमें मेरी टिप्पणी थी जिसका मैंने विस्तार से उल्लेख किया कि मनुस्मृति तो जहर पैदा करती है। मनुस्मृति ने ही इस देश को हजारों जातियों में बांट दिया है। यही कारण है कि दुनिया का सबसे गौरवशाली और शक्तिशाली भारत हजारों साल तक गुलाम रहा, क्योंकि यहां देश में राष्ट्रीयता का अभाव था। लोग जातियों में बटे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके जातियों में बांट दिया गया था। ब्राह्मण में भी ऊंच नीच होता है, क्षत्रिय में भी ऊंच नीच होता है, बनिया में भी ऊंच नीच होता है। अब दलितों में तो 6,647 जातियां होती हैं। तो इस प्रकार से जातियों में बांटने का मतलब होता है हम राष्ट्र को खंडित कर रहे हैं, समाज को खंडित कर रहे हैं। भारतीय संविधान सबको एक सूत्र में पिरोता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी भारतीय संविधान से गवर्न होते हैं और भारतीय संविधान सबको एक सूत्र में पिरो के रखता है। मनुस्मृति केवल ब्राह्मण वर्चस्व की बात करती है। एक सूत्र है उसका कि शूद्रम तुकारेत दास्यम प्रीतम अप्रीतम वा दास्येव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुव। यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शूद्र गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है, चाहे वो बेगारी में करे, चाहे कुछ हदाम लेके करे। और दूसरा एक उसका, इससे हम अंदर आपको ये बताना चाहते हैं कितना जहर भरा है उसके में। भाजपा की कहती है शूद्र तो मैं इस समय जो है बहुत, मैंने उनके लिए काम किया, दलितों के लिए बहुत काम किया। वो दलितों के लिए क्या काम किया? वो अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, वो अपने लूट, पूरे देश को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। वो गरीबों को भला क्या करेंगे? इस देश का जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, ये हड्डी तोड़ मेहनत करता है, पूरे देश को रोटी खिलाता है। ये जो बैठे हैं बड़े बड़े धन्ना से, और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये खेती नहीं करते हैं, इनको गांव का किसान अन्न देता है खाने के लिए। इसलिए जो सबकी सेवा करता है उनकी सेवा ये क्या करेंगे? सर एक सवाल हो कि 9 अक्टूबर 2025 को काशीराम की पुण्यतिथि है, जगह जगह चर्चा है, सोशल मीडिया पे चर्चा है, खबरें आ रही हैं, कुछ बड़ा हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या कुछ बड़ा होने की संभावना है? अब हर प्रकार की संभावनाएं हमेशा सदैव रहती हैं। इसी पर देश चल रहा है और इसी पर लोग भी आगे चल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशीराम साहब थे और उनके जन्मदिन पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर पूरे देश में धूमधाम से कार्य
कर्म किए जाते हैं। लोग उनकी परिनिर्वाण जयंती पर भी उनको याद करते हैं। जन्मदिन पर बड़े पैमाने पर जोश खरोश के साथ, उल्लास के साथ जयंती भी मनाते हैं। इससे स्वाभाविक रूप से ऐसे राष्ट्रीय महापुरुषों के जन्मदिन और निर्वाण दिवस पर बड़े बड़े कार्यक्रम लगे पहले से भी होते चले आ रहे हैं और आगे बड़े कार्यक्रम होते रहेंगे। सर, आप लास्ट सवाल है, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, आप बोलते हैं तो हड़कंप मच जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों के लिए आपने बहुत कार्य किया। आज भी आपने प्रेस वार्ता में भी कई मांगों को रखा दलितों के लिए। क्या आगे कुछ और मांग ऐसी जो दलितों का भला हो सके आपके द्वारा, इस तरीके की कोई और भी मांग करते हैं? स्वाभाविक रूप से, चूंकि मैं उन सभी परिस्थितियों से निकल के आया हूं, किस तरीके से वर्ण, जाति और धर्म के नाम पर इस देश में भेदभाव किया जाता है, किस तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को के साथ बदसलूकी की जाती है, किस तरह से जानवर के साथ जानवर जैसी जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा की जाती है। और उस सबकी जड़, जिसका आपने अभी जिक्र किया, मनुस्मृति ही सबकी जड़ है। जैसे एक मैं उदाहरण और देता हूं मनुस्मृति का। जैसे 4 वर्ण में क्षत्रिय दूसरे दर्जे पर, क्षत्रियों के साथ कितना बड़ा भेदभाव हुआ उसका एक नमूना मैं देता हूं जो मनुस्मृति में उल्लिखित है। 10 वर्षम तु ब्राह्मणम 7 वर्षम तु क्षत्रपा पिता पितरो बीजान्यात ब्राह्मण पिता। 10 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता। क्या यह व्यवहारिक है? क्या यह भेदभाव नहीं है? तो जब क्षत्रिय 100 साल का होगा, उसका 10 साल का पिता ब्राह्मण होगा, तो वैश्य क्या 100 साल से ज्यादा कोई जीता नहीं, तो ब्राह्मण का कब दर्जा आएगा? शूद्र उस लाइन में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो स्वाभाविक रूप से मनुस्मृति जहर उगलती है, समाज को बांटती है, देश को बांटती है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी घृणा और नफरत समाज में परोसती है। इसलिए मनुस्मृति ने कभी संविधान था, न संविधान है, न संविधान रहेगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका खास तौर पे अभी कहना था कि जो है उन्होंने जो मांग रखी है और 6वां चरण जो उनकी यात्रा का है, जल्दी उनका 7वां चरण होगा, बुंदेलखंड की तरफ वो रुख करेंगे और उन्होंने सरकार से जो मांगे रखी हैं उसको लेकर के जो है वो पूरी तरीके से कटिबद्ध है। और 6वीं चरण की यात्रा जो उनकी आजमगढ़ शुरू हो रही है, उसके बाद 7वें चरण की यात्रा है और इसके साथ ही साथ उन्होंने मनुस्मृति पर कई ऐसे बयान दिए। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, राष्ट्र टीवी न्यूज, लखनऊ।